मित्रों नमस्कार। कृषि संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि हमारे देश का किसान आत्महत्या क्यों करता है। मित्रों, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं और कभी किसी ज़माने में किसी ने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। और इस नारे के बाद हकीकत में अगर देखा जाए तो देश का किसान मुश्किल में निरंतर वर्ष दर वर्ष उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और 1960 और 70 के दशक की अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मीडिया को और अखबार को और न्यूज़ चैनल को खंगाल डालिए, एक भी किस्सा ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा कहीं से लगे कि 1960-70 के दशक में कोई किसान उसको खेती में घाटा हो गया इसलिए उसने आत्महत्या की। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बेशक लोग आत्महत्या पहले भी करते थे लेकिन वजह कुछ और थी, किंतु आज देश में बहुत से किसान, हजारों किसान प्रतिवर्ष खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या करते हैं। इसकी वजह क्या है? जहाँ तक मैंने वजह जानी है कि आज 90% पढ़ी लिखी आबादी, चाहे वो राजनीति में आ गई हो, न्यायपालिका में चली गई हो या किसी और सरकारी विभाग में आ गई हो, ठेकेदार बन गए हों, कुछ भी, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े दुकानदार, 90% लोग गांव के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं और उन्होंने अपने गांव का, अपने किसान का परिवेश देखा है। गांव के जलाशयों में नहाए हैं, गांव के खलिहानों में खेले हैं, गांव के कुओं से रस्सी बाल्टी से निकाल करके पानी पिया है और गांव का अन्न खाया है। मतलब गांव के परिवेश से पूर्ण रूप से वो वाकिफ़ हैं। 1970, 80 या 60 के दशक का गांव भी उनको याद है और आज 2020 के दशक का गांव भी उनको आंखों से दिखाई देता है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसानों को आत्महत्या की ओर ढकेलने के पीछे उन लोगों का हाथ है जो गांव में पैदा हुए किसान के बेटे हैं। आज देश में लगभग 14 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर ज़मीन है और इसमें 14 करोड़ 90 लाख किसान परिवार हैं और आज की तारीख में 14.5 लाख करोड़ रुपया किसानों पर कर्जा भी है। सरकारी मशीनरी कहती है किसान को खेती की सहूलियतों के लिए, खेती में निवेश के लिए किसानों को ऋण मिलना चाहिए और हम टारगेट बना करके किसानों को लोन बांटते हैं। लोन बांट करके अपेक्षा करते हैं कि तुम उन्नतशील बीज लो, उन्नत किस्म की खादें लो, उन्नत कृषि यंत्र खरीदो, बोरिंग कराओ, कृषि यंत्र लो, ट्रैक्टर लो और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, कृषि की पैदावार बढ़ेगी और किसान इस ओर आगे चल पड़ता है, चल ही रहा है। क्या किसी ने इस विषय को समझा कि कृषि के लिए आज जो हम जिन कार्यक्रमों को अपना रहे हैं उनकी कितनी आवश्यकता है या कितनी आवश्यकता नहीं है? या फसलों का उत्पादन हो, चाहे पशुओं का दुग्ध उत्पादन हो,
उसके पीछे के असली फैक्टर्स क्या हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कृषि का पूरा दारोमदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। आज आधुनिक कृषि तकनीकियों में कई ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से हमारे प्रकृति का वैभव बिगड़ रहा है। किसी जमाने में बैल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, घर में गाय रहती थी, पशुपालन का काम जोरों पर था, फसलों के अवशेष पशु खाते थे, गोबर करते थे, वो गोबर कच्चे गड्ढों में सड़ता था और खेत को लौटा दिया जाता था, खेत की उर्वरता मेंटेन थी। ठीक 40 साल पहले आप देखिएगा कि किसी भी रबी की किसी भी फसल में गेहूं को छोड़ करके, गेहूं गन्ना को छोड़ करके जौ होता था, चना मटर मसूर राई अलसी, किसी भी फसल में ना तो पलेवा की ज़रूरत होती थी और ना सिंचाई की ज़रूरत होती थी। जबकि आज बिना पलेवा के कोई फसल बो नहीं सकते और एक पानी के बिना कोई फसल काट नहीं सकते। तो देश के जो 14 करोड़ 90 लाख किसान हैं, उनमें से 90% किसानों के पास बैल नहीं हैं और किराए के ट्रैक्टर से खेती कराते हैं। 30% किसानों के पास सिंचाई के साधन यानी अपने निजी ट्यूबवेल हैं, पंप सेट हैं। 70% किसान आज भी किराए के ट्यूबवेल से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं। 1 लाख करोड़ के कृषि रक्षा रसायन उपयोग करते हैं। 1,30,000 करोड़ के कृषि यंत्र, पंप सेट, ट्रैक्टर, ऐसे चीज़ें उपयोग कर लेता है किसान और बहुत सारा बिल बिजली का देता है। यानी उसकी आमदनी का जो नेट प्रॉफिट था वो तो उसको निवेश में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचता क्या है। दूसरा, ये भौतिक युग है। आज उसके बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, उसके बच्चों को भी बाइक चाहिए। यानी भौतिक संसाधन जितने इस संसार में नए नए आ रहे हैं उनकी तरफ भी उसकी निगाह है। आमदनी उसके पास है नहीं तो कई बार बच्चे रूठ जाते हैं और उसका बाप हमारे शर्म के और लाचारी में आत्महत्या कर लेता है। प्रश्न एक ही है कि आज के 50 साल पहले लोग आत्महत्या क्यों नहीं करते थे और आज आत्महत्या क्यों करते हैं। तो इसकी जब वजह मैं खोजता हूँ तो वजह एक ही है कि गांव के किसान के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद जब सरकारी सेवा में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, तो उनको गांव के किसान से, गांव के गरीब से, गांव के भूमिहीन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे लोग अपनी अपनी निजी स्वार्थों में लिप्त हैं और किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। जाने अनजाने हम कोई भी सत्य बात उसको बता नहीं पा रहे हैं। किसान जब टेलीफोन करता है, किसान जब किसी से रूबरू होता है कि साहब मेरी फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी भूमि की उर्वरता कम हो गई होगी इसलिए कम हुआ है। एक ही सलाह देते हैं कि तुमने देसी बीज बोया होगा, घर का बीज बोया होगा और इस साल तुम उन्नत बीज ले जाना और बैलेंस उर्वरक डालना, और तुमने कीट और व्याधि और खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया होगा। यानी इसके पीछे जो मंशा है कि जो बाजार में निवेश है, कृषि निवेश, वो कैसे बिकते रहें। तो हमारा हमदर्दी का भाव किसान से हमदर्दी का भाव नहीं रहा है, न कृषि नीतियों का, न कृषि वैज्ञानिकों का और न कृषि अधिकारियों का। मतलब कैसे रोजगार का सृजन हो, कैसे लोग पैसा कमाएं, किसान लुट जाए, प्राकृतिक संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, हो जाने दो। गांव के जलाशय खत्म हो गए, गांव के
बाग बगीचे ख़त्म हो गए, किसी की निगाह नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर मेट्रो और एक्सप्रेसवे और बड़े बड़े मॉल्स और होटल्स बनते चले जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आदमी आगे कहाँ जाना चाहता है। तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं, बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्रकृति के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। प्रकृति के वैभव के बिना ना तो कृषि हो सकती है, और प्रकृति का वैभव अगर खराब होता है तो किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती है, कि ना कि ईश्वर की आराधना हो सकती है, ना मेरे किसी यज्ञ का कोई लाभ हमको मिल सकता है। तो किसी ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहें न रहें। यानी प्रकृति का वैभव सलामत रहेगा तो हमारी ज़िंदगी आराम से चलेगी, मेरे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना रहेगा। जाने अनजाने अगर प्रकृति का वैभव सलामत हम नहीं रख पाए, मैं किसान भाइयों से भी कहता हूँ, दुनिया में सारे लोग यही कहते हैं कि अपनी उपज बढ़ाइए, अपना उत्पादन बढ़ाइए, आमदनी बढ़ानी हो तो उत्पादन बढ़ाइए। मैं क्या कहता हूँ कि अगर आमदनी बढ़ानी हो तो उत्पादन बिल्कुल मत बढ़ाइए। यानी मैं उत्पादन को गिराने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर किसान को अपनी आय बढ़ानी हो, किसान को फसलों की उत्पादन लागत में कमी लाना हो, किसान को आर्थिक रूप से संपन्न बनना हो, तो सीधा सीधा नियम है, गांव के वैभव को संपन्नशाली बनाना पड़ेगा। यानी गांव में जलाशय मैक्सिमम हो, गांव में बाग बगीचे हों, खेतों की मेड़ों पर पेड़ हों, खेतों की उर्वरता अच्छी हो, खेतों की बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो, तो स्वतः ही जब भूमि की उर्वरता अच्छी हो जाती है, जलवायु अच्छी हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो जाती है, तो स्वतः ही बहुत सारी फसलों को सिंचाई जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी फसलों में जो कीट और बीमारियों की समस्याएं, वो समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन हमने किसान को वहाँ ढकेल दिया है कि अब तो तुमको उर्वरक डालने ही पड़ेंगे। हम भूमि उर्वरता को बढ़ाने की कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि जानते हैं पढ़े लिखे लोग कि जैसे किसानों की ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी तो फिर रासायनिक उर्वरक बिकने बंद हो जाएंगे। जैसे ही बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो जाएगी तो पेस्टिसाइड, फंजीसाइड बिकने बंद हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है पढ़े लिखे लोगों से जो किसान के घरों में पैदा हुए हैं, क्योंकि जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि कर्म फल का सिद्धांत, हम जो करेंगे, हम जो सोचेंगे, जैसे मेरे भाव होंगे, उसके रिजल्ट तो हमें अच्छे बुरे भोगने ही पड़ेंगे। तो हमारा कर्तव्य है, पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है कि वो किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति वफादार बने, और किसानों का कर्तव्य है कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी और भूमि की उर्वरता के प्रति वफादार बने। किसान ने अपनी ज़मीन की उर्वरता को नज़रअंदाज किया और किसान के बेटों ने अपने पिता तुल्य किसानों को नज़रअंदाज किया, इसलिए आज किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। नमस्कार।